Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ सीरीज है जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट के, जिनकी स्टार्टिंग हम लोगों ने जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से की है। जून 2012 तक के PYQs हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे दिसंबर 2012। तो मैं लिख देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं CSIR नेट PYQs, ठीक है। और आज हम करेंगे दिसंबर 2012 एंड सेक्शन बी। तो आज हम सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में बेसिकली 3 ही क्वेश्चंस आए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। या मैं लिखता हूँ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थर्मोस्टेट शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को। तो थर्मोस्टेट से केवल मात्र 3 सवाल ही आपके पास हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। बहुत आसान से सवाल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टैटिस्टिकल से है। तो मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ना, ध्यान से समझना। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, मतलब पहली बात तो इस क्वेश्चन में एंट्रोपी की बात की गई है। आपको दिया हुआ भी कि एस, नॉर्मली एंट्रोपी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, इज रिलेटेड टू द accessible phase space, accessible phase space वॉल्यूम गामा बाय, मान लीजिए आपको ये वॉल्यूम गामा दिया हुआ है, नॉर्मली इसको हम ओमेगा भी लिखते हैं, और उसने क्वेश्चन में गामा दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप गामा यूज़ कर सकते हो। KBLN गामा विच डिपेंड्स ऑन द एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड V। जब भी कोई सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है ना, तो वो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल होता है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको भी, आपका मेन पर्पज़ है KLNZ, मतलब KBLN गामा। नॉर्मली इसको हम ओमेगा लिखते हैं, फेज स्पेस वॉल्यूम। तो हम जब पढ़ते हैं इस चीज़ को, आपके नोट्स में देखना, आप लोग ओमेगा लिखा होगा। नंबर ऑफ वेस भी इसको हम बोलते हैं। तो एनी वे उसने क्वेश्चन में गामा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, वे हर, ये सब इंफॉर्मेशन तो आपके ज़्यादा कोई काम की नहीं है। E is the energy, N is the number of particles and V is the volume, are the energy, ये एनर्जी है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड वॉल्यूम है, तीनों हैं। तो खैर इससे कोई मतलब नहीं है। रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दिस वन कंक्लूड दैट, आपको क्या करना है, फ्रॉम दिस वन मतलब कोई भी इंसान, कोई भी, कंक्लूड दैट, कैन कंक्लूड दैट, तो कोई भी इंसान ये बात बोले कि गामा क्या होगा। तो सवाल ये है कि आपके पास गामा क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशन, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग
evolution does not change during evolution to equilibrium. तो ये कह रहा है कि जो गामा है वो इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑसिलेट्स ड्यूरिंग evolution to equilibrium. Evolution to तो ये ऑसिलेट करेगा। नंबर सी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। एंड ऑप्शन डी इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, इज मिनिमम एट। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन छांटना है। तो देखो ऑसिलेशन और ये तो बहुत बात की बात है। नॉर्मली हम मैक्सिमम मिनिमम पहले चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गामा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि गामा जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, तो जिस भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें, जिस भी फंक्शन की वैल्यू किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट निकालनी पड़ती है, तो हमें उस फंक्शन को उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो एक बार जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/में होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका डिफ्रेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/गामा। तो अल्टीमेटली गामा जो है वो प्रोपोर्शनल टू जाएगा 1/del S/del गामा। अब हम ये बात जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। सो एट इक्विलिब्रियम हम ये बात जानते हैं कि फंक्शन का उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1/0, दैट इज मैक्सी। अब बताओ इनफाइनाइट का भी मिनिमा हो सकता है क्या? नहीं, इनफाइनाइट हमेशा मैक्सिमा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे गामा का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो वी कैन से दैट एट द इक्विलिब्रियम द फंक्शन विल बी मैक्सिमम। तो ये बहुत आसान सवाल था, बस इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आपको काम में लेना था और आसानी से आपको आंसर यहाँ मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बात बोलता है, ये थर्मोडायनेमिक्स से है। लेट, देखो डेल्टा ओमेगा डेल्टा डब्ल्यू मतलब कि ये वर्क है, बी द वर्क डन, बी द work done in a quasi-static reversible thermodynamic process. Reversible thermodynamic process, ठीक है। Which of the following statement is correct about delta ओमेगा? तो आपको भी छांटना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वर्क के रेस्पेक्ट में क्या सही हो सकता है, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात तो ऑप्शंस लिख लो आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा डब्ल्यू इज अ परफेक्ट differential is a perfect differential if the process is isothermal. If the process is isothermal, तो क्या ये होगा?
तो आपको पता है पहला स्टेटमेंट तो मैं आपको गलत प्रूफ करके दिखा दे रहा। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए बेटा क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है, मैं आपको यही दिखा दे रहा, डी टी बराबर जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी डी टी होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो ये बात बोलता है कि डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दैट मीन्स यू कैन से दैट जब डी यू ज़ीरो हो गया सो डेल्टा डब्ल्यू, अभी मैं डेल्टा ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन जो है वो इस तरह से लिखे जाते हैं और हमारे पास दो पाथ फंक्शन होते हैं, एक तो क्यू एक डब्ल्यू, बाकी सब स्टेट फंक्शन होता है। तो जो पाथ फंक्शन है वो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होते ना। सो अल्टीमेटली ये बात है कि डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू हो जाएगा जब हम लोग ये करेंगे। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज परफेक्ट डिफरेंशियल। ये पार्शियल दिख रहा है ना आपको, इसलिए डिफरेंशियल परफेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर जीरो होता है। ये पहचान है एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो अल्टीमेटली जीरो बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बराबर माइनस डी एस। ये स्टेट फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है जो कि एक परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। तो अल्टीमेटली ये सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, उनको भी तो गलत प्रूफ करना पड़ेगा ना। डेल्टा क्यू इज ऑलवेज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, ये तो पहले ही गलत है। इसने पहले ही बोल दिया ना कि क्या ये ऑलवेज परफेक्ट डिफरेंशियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है ऑप्शन ए में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता। तो ये ऑप्शन सी वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी है डेल्टा डब्ल्यू कैन नॉट बी ए परफेक्ट डिफरेंशियल, ये बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि डेल्टा डब्ल्यू परफेक्ट डिफरेंशियल कब होता है, कब होता है, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तब। सो कैन नॉट बी अ, तो मैंने इस क्वेश्चन में गलती कर दी, मैंने आपको सॉल्यूशन मैंने दे दिया। मैं आपको एक बार ऑप्शन देके बता दूंगा ताकि आप लोग जो है अपने हिसाब से भी एक बार ट्राई कर लें क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपको पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग सोचना समझना और ट्राई करना, ठीक है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 स्पिन्स। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 स्पिन। ये आइजिंग मॉडल का एक एग्जांपल है। तो आइजिंग मॉडल बहुत इजी है वैसे तो, कोई इशू नहीं आता, बड़ा आसान सा होता है। और आइजिंग मॉडल से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इस तरह के आते हैं। ईच ऑफ विच कैन टेक वैल्यूज +1 and -1. The energy of the system ये पूरी थ्योरी आइजिंग मॉडल की है। आपको जब अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे ना तो उसमें एनर्जी चेंज होगी बस। यहाँ पर जो एनर्जी आपको दे रखी है वो क्या है, E = -J। हालांकि ये एनर्जी आइजिंग मॉडल से आई है, प्लस where J is positive constant, the minimum energy and the corresponding number, the minimum energy and the corresponding number
एंड द corresponding number of spin configuration are of spin configuration, मतलब आपको अलग अलग स्पिन के कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं और जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है ना आपको वो बताना है और वो कितनी बार आई है उसके नंबर बताने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब वो एनर्जी कितनी बार रिपीट हुई है। ऑप्शन ए है सबसे मिनिमम एनर्जी जे है और ये कितनी बार आई है, एक बार आई है। ऑप्शन बी है सबसे लोएस्ट एनर्जी -3G है और ये एक बार आई है। ऑप्शन सी है सबसे लोएस्ट एनर्जी -3J है। ये सवाल समझ लेना, इस तरह के सवाल आगे भी आने वाले हैं बहुत सारे, है ना। तो इसमें तो बहुत बहुत ईजी चीज़ पूछी उसने, आगे तो और थोड़े से हार्ड आ जाएंगे इससे। तो पहले ये तो आए, तो एक बार आप लोग ढंग से समझ लो इसको, फिर मैं कराता हूँ, है ना। देखो आइजिंग मॉडल में क्या होता है, हमें पॉसिबल एनर्जी के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, S1 S2 पर डिपेंडेंट है, तो मुझे S1 S2 के जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, S1 S2 S3 जो है वो बेसिकली दो ही वैल्यू कंटेन कर रही है, तो +1 या -1। तो बेसिकली हम बाइनरी सिस्टम की तरह यूज़ करेंगे। अगर मैं S1 S2 और S3 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पर कितना जाएगा 1 1 1 पहला कॉम्बिनेशन, मान लो सारी वैल्यूज़ 1 हो। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि अगर मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये -1 भी हो सकता है, क्योंकि होगा तो ये दो ही वैल्यूज़, ये मैं बाइनरी की तरह यूज़ कर रहा हूँ। ये -1 हो सकता है, ये 1 है, क्योंकि अब यहाँ पे दो ही वैल्यू है और 3 वेरिएबल है, तो 2⁻3 मतलब ऑब्वियस सी बात है बाइनरी सिस्टम की तरह 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। अब वो कौन कौन से होंगे मैं आपको बना के दिखा दे रहा। और हो सकता है शायद ये -1 यहाँ पहुँच जाए, है ना, और हो सकता है शायद ये 1 हो, ये -1 हो, ये -1 हो, ये अगला कॉम्बिनेशन हो गया। हो सकता है शायद ये -1 हो, ये -1 हो सकता है शायद ये -1 हो, ये -1 हो, ये 1 हो सकता है शायद तीनों -1 हो गए 8 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनना भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी की अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, -J × S1 S2, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो बस, S2 S3 और S3 S1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एनर्जी बराबर -J, S1 S2 कितना हो गया, S1 1 है, S2 1 है, S2 S3 S2 1 है, S3 1 है, और S3 S1 S3 1 है, S1 1 है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया मेरे पास 1 + 1 -3J, है ना। ऐसे आप इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट करके, तो वो आ जाएगी J। ऐसे आप इसमें निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी J। ऐसे आप इसमें निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी J। इसमें निकाल लीजिए तो एनर्जी आ जाएगी J। इसमें निकाल लीजिए तो एनर्जी आ जाएगी J। इसमें निकाल लीजिए तो एनर्जी आ जाएगी J। और इस कॉम्बिनेशन में आप निकालेंगे तो एनर्जी आ जाएगी -3J। इसका मतलब सबसे मिनिमम एनर्जी कितनी है, वो है -3J, और वो कितनी बार रिपीट हुई है इस कॉम्बिनेशन में, एक बार और ये 2 बार, तो 2 बार रिपीट हुई है मिनिमम एनर्जी, तो ये 2 टाइम्स आई है। तो हमारा जो पर्पस था, जो क्वेश्चन था वो हो गया सॉल्व, कि आपका क्वेश्चन यही था कि ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है कि द मिनिमम एनर्जी, तो इस में मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के एनर्जी निकाल ली बहुत सारी, उनमें जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है वो -3J है, और द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मैंने 2 स्पिन कॉन्फ़िगरेशन के नंबर निकाल लिए। पहला कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, ये पहला स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है, और ये दूसरा स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा वाला, ये वाला। तो इन दोनों स्पिन कॉन्फ़िगरेशन के वजह से एनर्जी कितनी आ रही है, -3J। आप इसमें
रखना वैल्यू, आपका मिल जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी आपका कंप्लीट दिसंबर 2012 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिसंबर 2012 का सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी में भी 3 ही क्वेश्चंस हैं, पर वो भी हम लोग कर लेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग सेक्शन सी भी ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। ठीक है, और जो है अपने फ्रेंड्स को बोलना, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और हाँ, जिन लोगों ने क्लासिकल का भी कोर्स ना देखा हो, मेरी प्रोफाइल पर आप लोग क्लासिकल का भी देख सकते हो। अभी आधा हुआ है वो कोर्स, बट ठीक है, आधा ही देखो, आधा भी धीरे धीरे कंप्लीट मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।